हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यूपी टेट की तैयारी की श्रृंखला में आज हम आपको विशेष टॉपिक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं जो परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 100 वन लाइनर, इनसे अलावा कोई भी इससे अलग प्रश्न नहीं होगा और इस तरह आपको इस परीक्षा से 5 से 10 प्रश्न आएंगे। तो तैयारी करिए और मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और आपको लिए विशेष यूटेट यूटेट के 2026 के लिए विशेष स्पेशल क्लासें डली हुई हैं वहाँ। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर एंड लाइक करें। चलिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और यूपी टेट की परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्न। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही है ये सबसे पहले। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकल ने किया था। अर्नस्ट हैकल थे वैज्ञानिक, इन्होंने इकोलॉजी, पारिस्थितिकी बोलते हैं इसको, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन माने जाते हैं? एजी टॉन्सले हैं ये शब्द का प्रयोग करने वाले। और ये है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के जनक माने जाते हैं एजी टॉन्सले। तो दोनों इन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न काफी पूछा जाता है टेट की परीक्षा में। तो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को है। अब देखिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई आए तो इसको क्या होता है? जैव विविधता वर्ष। जैव विविधता वर्ष। इस तरह आप तीनों महीने की ठीक एक 22 तारीख को 3 दिवस याद कर सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। तो ये इसका एक अभियान था। सरकार जब पेड़ों को काट रही थी तो ये अपने आंदोलन किया इन्होंने और अपने को समूह के साथ पेड़ों से चिपक गए थे। उन्होंने ये कहा कि हमें पेड़ को काटने से पहले हम लोगों से गुजरना होगा। तो इस तरह इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, उसका नाम था चिपको आंदोलन। पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। अगला देखिए, अगला है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है ये गैस। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये पारा मरकरी बोलते हैं इसको, इसके कारण होता है मिनी माता रोग। और ये चेहरे पर धब्बे से हो जाते हैं, आपने देखा होगा, काले काले गड्ढे से बन के। उस तरह ये मिनी माता रोग पारे के प्रदूषण की वजह से होता है। इटाई इटाई रोग का कारण कौन सा है? ये कैडमियम है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ये डेसिबल में नापा जाता है। तो इस तरह जो आवाज़ है ना, इसकी इसकी ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ये है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो ये IUCN एक संस्था है वर्ल्ड लेवल की। इसका है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। इस तरह ये रेड डाटा बुक जारी करती है और जो संकटग्रस्त जो जीव होते हैं ना, उनका इसमें ब्यौरा रहता है। तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पर्यावरण से संबंधित, ये रेड डाटा बुक जारी करती है। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो आप देख रहे हैं इकोलॉजी और इस तरह जैव विविधता,
पारिस्थितिकी, ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इनमें से एक प्रश्न निश्चित आता है कि अब बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? तो 1972। तो पर्यावरण का मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ था, यहीं से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट किया गया। तो 1972 में मॉन्ट्रियल में, उत्तरी अमेरिका के मॉन्ट्रियल कनाडा की जो राजधानी है, तो वहाँ इसका आयोजन किया था वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण को बचाने से संबंधित। तो उसके बाद अगले दूसरे वर्ष ही भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक ये कार्यक्रम किया। इसी के अधीन राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, ये सब का निर्माण हुआ है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा ये आपको आसाम में पड़ता है, ये एक सींग वाला गैंडा, इसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ये आसाम में पड़ता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये 1972 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये 1986 में बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो ये सुंदरवन डेल्टा पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशा के रूप में ही जाता है ये। अगला प्रश्न है ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था ऊर्जा का 10% नियम। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊर्जा हम किसी कार्य में खाने में या किसी भोजन ग्रहण करने में कोई जीव करता है, तो उसका अगले हिस्सा 10% ही आगे जाता है और 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऊर्जा का 10% नियम दिया। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, जैसा कि नाम से ही सूर्य के नाम से जुड़ा है, तो सौर ऊर्जा सूर्य सन से मिलती है, सनलाइट। अब देख रहे हैं जगह जगह बड़े बड़े पैनल इसके लगाए जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? ये मध्य प्रदेश को कहते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें बाघ अभ्यारण्य है टाइगर स्टेट, इसलिए कहा जाता है। लगभग 12 अभ्यारण्य है। शांत घाटी कहाँ है? तो ये केरल में है, साइंट वैली। और तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में बोला जाता है। शांत घाटी पूछा जाता है तो केरल। और सिलिकॉन वैली तो ये मंगलोर होता है। ठीक, याद रखना घाटियों से संबंधित, फूलों की घाटी उत्तराखंड को, शांत घाटी केरल को, और सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली कहें तो बंगलौर शहर को कहा जाता है। अब देखो आगे ना, फूलों की घाटी तो ये उत्तराखंड। दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न में आने की संभावना है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। अगर जिले का नाम आए तो उसमें लखीमपुर खीरी, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं। याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उससे पहले कार्बेट नेशनल पार्क था राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र, वो इस समय उत्तराखंड में चला गया, नैनीताल में है, सबसे पुराना 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है इस समय। उसके बाद अब ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33, वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो ये क्षोभ मंडल है। बिल्कुल हमारे वायुमंडल शुरुआत से ही पृथ्वी की सबसे पहली परत क्या है वायुमंडल की? क्षोभ मंडल है। इसी में वर्षा, आंधी, तूफान, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है ना, ये सब क्षोभ मंडल में होती है। अगला देखिए, सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? ये मध्य मंडल होता है। ठीक, ये क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है।
अगला है रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल से होती हैं। मध्य मंडल के आगे आयन मंडल है, फिर वायुमंडल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। अगर नाइट्रोजन की पूछी जाए तो 78%। ठीक है, 78 21 कितना हो गया? 99। मात्र 1% में बाकी अक्रिय गैसें CO2 है, SO2 और और आर्गन वगैरह, ऐसी कुछ 8-7 गैसें हैं जो 1% में है। बाकी सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन है। पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा, एक प्रश्न पूछा जाए सबसे ज़्यादा वायुमंडल कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन कहेंगे। दूसरे पर है 21% ऑक्सीजन है, तो 99 यही हो गया। उसके बाद 1% में काफ़ी गैसें हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, LPG का पूर्ण रूप क्या है? तो जो घरेलू सिलेंडरों में आप यूज करते हैं, इसमें होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। आगे CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG में मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्लेशियर का पिघलना। बड़े बड़े ग्लेशियर हैं ना, बर्फ के टीले बने होते हैं, उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पिघल रहे हैं, और इसी की वजह से समुद्र का स्तर थोड़ा बढ़ रहा है। ग्लेशियर बर्फ के पिघलेंगे तो पानी के रूप में आएंगे समुद्र, पानी बढ़ेगा तो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। अगला है, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ में नापते हैं। और रिएक्टर पैमाना, इसको पैमाने को बोलते हैं रिएक्टर पैमाना, और इस यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ। इस तरह हमारे देश में भी पर्यावरण से संबंधित समय समय पर आंदोलन चले हैं, चाहे चिपको आंदोलन हो, नर्मदा आंदोलन हो, और राजस्थान में चला था एक खेतड़ी पेड़ को लेकर, उसे बचाने के लिए, तो खेतड़ी का राजस्थान में भी आंदोलन चला था। इस तरह पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसमें आंदोलनों को भी पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो ये मेधा पाटेकर प्रसिद्ध होते हैं, उनका नाम है मेधा पाटेकर जी, विशेष योगदान था इनका। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? मेधा पाटेकर। तो नर्मदा नदी के पानी के ऊपर बनाया गया था बांध के लिए, रोकने के लिए, तो विरोध किया था, उस तरह का एक आंदोलन था। अगला, जल पुरुष, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित है, पानी को बचाने के लिए। तो जल पुरुष के नाम से हमारे देश में कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। विश्व गौरैया दिवस, अब देखो गौरैया के संरक्षण के लिए सरकार पहल कर रही है इस स्तर पर, तो ये दिवस का नाम दे दिया गया, इसका नाम है 20 मार्च, विश्व गौरैया, जो अभी आपके घरों में देखने को नहीं मिलती है। पहले देखें कितनी गौरैया, चिड़िया जो बोलते हो आप, वो आज दीदी घरों में खाना दाना दाना डालते थे उसके लिए। तो इस तरह ये गौरैया धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इन्हें बचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। एग मार्क का संबंध किससे? तो आप देख रहे हैं कोई चीज कहते हैं कि एग मार्क लो, तो वो जो गुणवत्ता है ना, उस पर ये एग मार्क का संबंध होता है, किसी वस्तु के गुणवत्ता के। इस तरह ये ग्रीन होता है एग मार्क, ग्रीन ये में ग्रीन गोला होता है, ये एग मार्क का निशान होगा खाद्य पदार्थों पर, देखा होगा आपने। इससे इसकी क्या है? अच्छी गुणवत्ता का कोई प्रोडक्ट है, ये है इसका एग मार्क का संबंध, क्वालिटी से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ होता है? तो आर्सेनिक द्वारा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। गिरि शेर परियोजना शुरू हुई थी तो 1972 में, इसी को हम टाइगर प्रोजेक्ट, बाद में ये टाइगर प्रोजेक्ट 73 में हुआ था, और गिरि परियोजना 1972 में प्रारंभ हुई, याद रखना 1973 टाइगर प्रोजेक्ट था, और ये गिरि शेरी परियोजना 72 में थी। घास स्थलीय पारिस्थिति का प्रामाण है, सीधा होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से है। याद रखना, क्रांतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सफेद क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, इस तरह क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य की होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ओजोन परत 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। देखो आ गया, ये जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्यावरण से संबंधित पूरे एक वर्ष के दिवस हैं, करीब 15 से 20 हैं, उनको विशेष तौर से तैयार कर लेना। एक दिवस आपकी परीक्षा में निश्चित आएगा, जैव विविधता
22 मई को मनाया जाता है? बताया था मैंने 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो गया, और 22 मई, तीनों महीने हैं ना 22-22 के, तो 22 मई को जैव विविधता वर्ष इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, जिसे हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं आप लोग। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। याद रखना, श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये किससे संबंधित थी? दूध से। श्वेत क्रांति किससे थी? दूध से संबंधित थी। दूध का हम ज्यादा निर्माण करें, पशु पालें, तो इस तरह डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दूसरे हैं हरित क्रांति के जनक, ये एम एस स्वामीनाथन है, भारत रत्न पुरस्कार मिला था हाल ही में। तो हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड, देखो बताया था ये, उत्तराखंड के रेणी गांव है, वहां से ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस थी? भोपाल में बहुत बड़ा एक कांड हुआ था, कब हुआ था? 2-3 फरवरी 1984। इसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत। तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी, उसका रिसाव हो गया था 1984 में, देश जोड़ दिया गया था। 1000 से ऊपर संख्या में लोग मारे गए थे, और उसका उस संक्रमण भी अभी तक असर होता है, संक्रमित हुए थे काफ़ी। तो 1000 लोगों की मौत हुई थी, हमारे देश में त्रासदी के रूप में दर्ज है। तो वो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? तो ये भी पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MIC है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव की वजह से ही हजारों मौतें हुई थी फरवरी 1984। अगला देखिए, बिलू बेबी सिंड्रोम एक रोग होता है, ये किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये रोग होता है। ब्लैक फुट बीमारी, ब्लैक फुट देखना है, हाथी पांव, इसी को क्या बोलते हैं? हाथी पांव। हाथी पांव, इसमें क्या होता है? पैर देखा होगा कहीं कहीं, किसी किसी का पैर एकदम मोटा हो जाता, भारी चला जाता है, तो ब्लैक फुट के नाम से उसका नाम है, हाथी पांव रोग भी बोलते हैं। तो ये आर्सेनिक प्रदूषण की वजह से ये रोग होता है। त्वचा कैंसर किस कारण के होता है? तो त्वचा कैंसर होता है हमारा, सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, यूवी पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, तो इन्हीं की वजह से त्वचा पर कैंसर होता है। और ये ओजोन गैस होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण गैस है, हमारी रक्षक होती है, और ये हमें सूर्य की अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस O3, इसी को ओजोन गैस बोलते हैं। तो ये जब इसमें छिद्र हो जाता है ना, तो ये सब सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, उसी की वजह से हमारी स्किन में कैंसर बनने की संभावना बनी रहती है। ओजोन परत देखो आ गया, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डावसन है। इसकी जो मोटाई है ओजोन परत की लेयर, उसको डावसन यूनिट में नापते हैं। एक- अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत को बचाने के संबंध में। तो ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना, आगे भी आ सकता है। तो ये 16 सितंबर, याद रखना, ओजोन दिवस मनाया जाता है ये। तो मॉन्ट्रियल में जो समझौता हुआ था उसको 16 सितंबर की तिथि था, उसी के आधार पर ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर तिथि याद रखना, ये ओजोन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, तो इसका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, ये क्योटो शहर जापान का है, या एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित 1997, 1997, ये क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, हालांकि अब ब्राजीलिया कहते हैं, उसका शहर है ये रियो डी जेनेरियो, रियो में। तो इसको विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 1992 में हुआ था ये, याद रखना। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सब ये पर्यावरण से संबंधित विश्व स्तर के सम्मेलन हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ये सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में पड़ता है, आपको पता है।
अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? नवीनीकरण स्रोत वो होते हैं जो नए स्रोत होते हैं, जिस तरह पवन ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। और अनवनीकरण जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, विलोम हो गया उसका, नवीनीकरण का मतलब नए ऊर्जा के जो स्रोत। अब हमें पुराने क्या चल रहे थे, ये तीनों बाद में पुराने चल रहे थे, कोयले की यूज भी करते थे हम लोग, पेट्रोलियम था और गैस था, ये तीनों। अ, इनको बोलते हैं परंपरागत, और ऊपर वाले हैं उनको नवीनीकरण को गैर परंपरागत, परंपरा से चले आ रहे हैं या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, और इसकी झरिया में खान भी है, आपको पता है। झरिया एक प्रसिद्ध कोयले की खान है। सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ये सिलिकॉन का होता है सबसे ज़्यादा। सौर सेल बनाने में जो प्लेट लगे होते हैं, तो पैनल बने हुए जो सौर ऊर्जा वाले, इनमें सिलिकॉन होता है, तभी ये महंगे पड़ते हैं। और सिलिकॉन का यूज आपके मोबाइल में अंदर भी होता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, तो ये कृषि से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, करीब ये 8-10 है, इनको सबको याद करना है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहता है? सेरीकल्चर, जैसे मछली का फिशिकल्चर और मधुमक्खी का एपीकल्चर, इस तरह याद रखना आप लोग। अगला है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये भी कृषि में आते हैं, पशुपालन में। तो मधुमक्खी जो पालते हैं उसको एपीकल्चर बोलते हैं। फिशिकल्चर आए तो वो मछली के लिए होता है, मछली पालन के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। रात, इस रोग के ग्रस्त व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है। विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न देखिए, 73, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? ये प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल खारा है? तो ये 97। सारा समुद्र का जल खारा ही है ना, तो देखो 3%, वहाँ 3% जल है जो हमारे पीने और आवश्यक कार्यों के काम में आता है। बाकी पृथ्वी पर कितना है? 97% जल खारा है। और पूरा पृथ्वी पर जो जल है वो कितना है? 70%। बाकी स्थल कितना है? 30%। विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी है मिस्र की। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा नदी है। बिहार का सुख किसको कहते हैं? कोसी नदी को। अब वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी है। महाराष्ट्र और उड़ीसा और इस छत्तीसगढ़ के होकर गुजरती बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी। ठीक है। नासिक, प्रसिद्ध नासिक शहर किसके किनारे है? गोदावरी। सुंदरवन डेल्टा कौन से वृक्ष अधिक हैं? तो सुंदरी वृक्ष है सुंदरवन डेल्टा में, मैंग्रोव। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है, ये महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 81, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश से संबंधित है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश के पर्यावरण से संबंधित भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी देखिए कौन? सारस क्रेन बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो ये गंगा डॉल्फिन को किया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, पीछे पढ़ा भी आपने। और भारत में कौन थे? तो भारत में MS स्वामीनाथन, याद रखना, MS स्वामीनाथन। तो ये विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के कुरियन थे। विश्व में हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग आएगा। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें पूछेगा वो हरित क्रांति का ही रट के रखे आप लोग, क्या MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन पता पड़ा, विश्व का पूछ लिया। विश्व और भारत में थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में पूछे जाए तो MS स्वामीनाथन। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये रिपीट हुआ प्रश्न है, काजीरंगा असम में। समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का है। फ्लोरा और फौना का क्या अर्थ है? पेड़ पौधे और जंतु। अगला है भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? सीस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। आप सभी विटामिनों को याद रखेंगे, A B C D,
बस ज़्यादातर ये इन्हीं को घुमा पूछा पूछा जाता है। ए से होता है रतौंधी, बी से होता है वेरी बेरी, सी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, जो दांतों में आप खून निकलने लग जाता है ना, यही होता है स्कर्वी है। तो ये किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। तो हमें खट्टी चीज़ें जो पदार्थ होते हैं ना, उनको खाने से ये रोग दूर हो जाता है। और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल हैं। तो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इस विटामिन सी। तो डी सूखा रोग होता है, रिकेट्स बोलते हैं इसे। तो इस तरह चारों